सफर की शुरुआत और वो सुनसान मोड़। हाईवे पर गाड़ी चलाना मेरे लिए हमेशा से एक थेरेपी जैसा रहा है। वो लंबी सड़क, दोनों तरफ बिखरे खेत और इंजन की हल्की थरथराहट, ये सब मुझे सुकून देते हैं। लेकिन उस रात NH-44 पर जो हुआ, उसने हाईवे के प्रति मेरा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ये दिसंबर की एक ठंडी रात थी। मैं दिल्ली से अपने घर ग्वालियर जा रहा था। शाम को निकलने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए जब तक मैंने आगरा क्रॉस किया, रात के 11 बज चुके थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि विंडशील्ड पर बार बार धुंध जम रही थी। मैंने हीटर फुल पर कर रखा था और पुराने गाने सुनते हुए रास्ता कट रहा था। आगरा से निकलने के कुछ किलोमीटर बाद सड़क पर गाड़ियां कम होने लगी। हाईवे पर सन्नाटा छा गया था। सिर्फ बड़े ट्रक्स कभी कभार पास होते, जिनकी हेडलाइट की रोशनी आंखों में चुंबन पैदा करती थी। धौलपुर के करीब एक स्ट्रेच ऐसा आता है जहां रास्ता थोड़ा घुमावदार है और आसपास बड़े बड़े पत्थर और झाड़ियां हैं। वहां पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा भारी हो गया है। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। तभी मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मेरे पीछे काफी दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन एक सफेद रंग की लाइट मुझे पीछे आती दिखी। वो लाइट बहुत तेज थी, इतनी तेज कि मेरा कैबिन रोशनी से भर गया। मैंने साइड दी ताकि वो गाड़ी आगे निकल जाए, लेकिन वो गाड़ी मेरे बिल्कुल पीछे आकर चिपक गई। मैंने स्पीड बढ़ाई, 80 से 100, फिर 110, लेकिन वो लाइट वैसा का वैसा ही रहा। मैंने गुस्से में ब्रेक मारा ताकि पीछे वाला डरकर दूर हो जाए, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक दबाया, मिरर में दिखने वाली वो लाइट गायब हो गई। मैंने गाड़ी रोक दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने बाहर निकलकर देखा, पीछे 1 किलोमीटर तक कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सर्दी की सरसराहट। मैंने खुद से कहा, बेटा नींद आ रही है तुझे, कहीं रुककर चाय पीनी होगी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, मगर मुश्किल तो अब शुरू होनी थी। अगले 5 किलोमीटर बाद रोड के बीचों बीच मैंने कुछ देखा। एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा यानी लॉग पड़ा था। मैंने तुरंत स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी बचाई। अगर स्पीड ज्यादा होती तो एक्सीडेंट पक्का था। गाड़ी रोककर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं दूसरी गाड़ियां उससे ना टकरा जाएं, तो वहां कोई लकड़ी का लट्ठा नहीं था। सड़क बिल्कुल साफ थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने महसूस किया कि हाईवे पर मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो मेरे साथ खेल रहा है। तभी मेरी नजर डैश कैम पर पड़ी। डैश कैम की स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी और उसमें जो दिख रहा था उसने मेरे होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा था, एक धुंधला सा साया, जिसके चेहरे की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पिछली सीट खाली थी। मैंने डर के मारे एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी भगाने लगा। मुझे लगा कि मैं बच निकलूंगा, लेकिन तभी मेरी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। इंजन से धुआं निकलने लगा और स्टीयरिंग लॉक हो गया। मैं अब उस सुनसान हाईवे के बीचों बीच फंसा हुआ था, जहां अगला पेट्रोल पंप 20 किलोमीटर दूर था और पिछला ढब्बा काफी पीछे छूट गया था। मोबाइल निकाला तो देखा, नो सर्विस। रात के 1 बजे थे और बाहर से किसी के चलने की गाड़ी के इंजन ने दम तोड़ दिया था और मैं उस ठिठुरती ठंड में हाईवे के बीचों बीच कैद हो गया था। अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी जैसे उसमें डूब नहीं थी। तभी वही आवाज फिर आई, टप टप टप। कोई मेरी गाड़ी की छत पर चल रहा था। मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा। सनरूफ के ग्लास पर मुझे 2 नंगे पैरों के निशान उभरते हुए दिखे। वो इंसानी पैर नहीं लग रहे थे। उनकी उंगलियां हद से ज्यादा लंबी और नाखून नुकीले थे। डर के मारे मेरा गला सूख गया था। मैंने विंडशील्ड के बाहर देखा। धुंध के बीच से एक धुंधली सी आकृति निकलकर बोनट पर आई और कांच के उस पार से मुझे घूरती रही। उसके चेहरे पर चमड़ी नहीं थी, सिर्फ एक भयानक मुस्कान और सफेद आंखें थीं। मैंने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी एक बहुत तेज हॉर्न की आवाज गूंजी, पा। दूर से एक पुराना टाटा 1210 मॉडल का ट्रक मेरी तरफ आ रहा था। उसने इतनी तेज ब्रेक मारी कि हाईवे पर टायर रगड़ने की आवाज गूंजी और धुएं का गुबार उठ गया। जैसे ही ट्रक की तेज रोशनी मेरी गाड़ी पर पड़ी, बोनट पर बैठा वो साया हवा में गायब हो गया। ट्रक से एक आदमी उतरा। उसने मैले से कपड़े पहने थे और सर पर एक पुराना सा गमछा बांधा था। उसने मेरी खिड़की खटखटाई। भाई साहब, बाहर मत निकलना, उसने भारी आवाज में कहा। अंदर ही रहो और दरवाजे लॉक रखो। मैंने घबराते हुए शीशा थोड़ा सा नीचे किया और पूछा, आप कौन हैं? मेरी गाड़ी बंद हो गई है, मदद कीजिए। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेरी गाड़ी के चक्कर लगाने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसने अपने ट्रक से एक लोहे की जंजीर निकाली और बिना मुझसे पूछे मेरी गाड़ी के बम्पर से बांध दी। मैं तुम्हें अगले धब्बे तक खींच कर ले जाऊंगा। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना और शीशा मत खोलना, उसने हिदायत दी। ट्रक ने मेरी गाड़ी को खींचना शुरू किया। मैं स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। ट्रक इतनी तेज चल रहा था कि मेरी गाड़ी इधर उधर लहरा रही थी।
लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। न इंजन का शोर, न धुआं, सिर्फ सड़क पर टायर के घिसने की आवाज थी। तभी मेरे डैशबोर्ड की क्लॉक तेजी से घूमने लगी। 1:15, 1:30, 2 बजे। मिनट ऐसे बीत रहे थे कि जैसे सेकंड्स हो। अचानक मेरी साइड वाली खिड़की पर किसी ने जोर से थपथपाया। मैंने साइड में देखा, वही चेहरा, वो साया अब गाड़ी के साथ साथ हवा में उड़ रहा था। उसकी उंगलियां कांच पर निशान बना रही थीं। वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। उसने कांच पर अपने नाखूनों से लिखा, यूज हिम मत। मेरा ध्यान ट्रक ड्राइवर की तरफ गया। मैंने देखा कि ट्रक के कैबिन में कोई नहीं था। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था। ड्राइवर जो अभी बाहर उतरा था वो गायब था। मैं चिल्लाने वाला था कि तभी ट्रक ने एक झटके के साथ ब्रेक मारी। मैं एक बड़े धब्बे के सामने खड़ा था जहां काफी लोग थे, रोशनी थी और रौनक थी। मैंने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर भागा। धब्बे पर मौजूद लोग मेरी तरफ हैरानी से देखने लगे। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और बोला, बेटा, इतनी ठंड में इतना पसीना, क्या हुआ? मैंने हाँफते हुए पीछे इशारा किया, वो ट्रक, उसने मेरी जान बचाई, वो देखिए। लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई ट्रक नहीं था। मेरी गाड़ी के बम्पर पर जंजीर बंधी हुई थी, लेकिन उसका दूसरा सिरा जमीन पर पड़ा था। जंजीर पुरानी और जंग खाई, रस्टेड थी, जैसे बरसों से इस्तेमाल ना हुई हो। बुजुर्ग ने जंजीर देखी और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, ये तो बाबा का ट्रक है। वो 20 साल पहले इसी मोड़ पर एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो आज भी भटके हुए लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हें दिखते हैं जिनके पीछे वो यानी शैतानी ताकत लगी हो। मैंने चैन की सांस ली कि मैं बच गया, लेकिन तभी मेरी नजर अपनी गाड़ी के पिछले कांच पर पड़ी। वहां धूल में एक नया संदेश लिखा था, मैं अभी भी पीछे बैठा हूं। ढाबे की रोशनी में खड़े होने के बावजूद मेरे शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा था। पिछले कांच पर लिखा वो संदेश, मैं अभी भी पीछे बैठा हूं, मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। मैंने ढाबे के उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा, अगर वो ट्रक ड्राइवर एक नेक रूह थी तो ये चीज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? बुजुर्ग ने मुझे ढाबे के अंदर ले जाकर एक गर्म चाय का ग्लास दिया। उन्होंने मेरी गाड़ी की तरफ देखा और फिर मेरी आंखों में देखकर बोले, बेटा, हाईवे पर हर भटकती रूह बुरी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो किसी मकसद से चिपक जाती हैं। तुमने रास्ते में किसी की मदद करने की कोशिश की थी। तभी मुझे याद आया, आगरा से निकलने के कुछ देर बाद मैंने रास्ते में एक पुरानी सूटकेस पड़ी देखी थी। मैंने गाड़ी रोकी थी और उस सूटकेस को साइड में करने के लिए उठाया था, लेकिन वो काफी भारी थी। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और आगे निकल गया। बुजुर्ग ने सर हिलाया। वही गलती हुई। वो सूटकेस उस भटकती हुई औरत का था जिसका 3 साल पहले इसी रास्ते पर कत्ल हुआ था। तुमने उसकी चीज को छुआ, इसलिए उसने तुम्हें अपना जरिया यानी मीडियम बना लिया। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक ढाबे की सारी लाइट्स फड़फड़ाने लगी। बाहर खड़ी मेरी गाड़ी का हॉर्न अपने आप बजने लगा। लोग डर कर पीछे हट गए। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के अंदर का कैबिन लाइट ऑन हो गई थी। पिछली सीट पर अब साफ साफ एक औरत बैठी दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने वही सफेद कपड़े पहने थे जो मैंने विंडशील्ड पर देखे थे। वो ढाबे की तरफ देख रही थी और उसकी नजर मुझ पर टिकी थी। अचानक ढाबे के किचन से एक चाकू अपने आप हवा में उठा और मेरी तरफ तेजी से आया। मैं नीचे झुका और वो चाकू मेरे सर के ऊपर से निकलकर पीछे खंबे में जा घुसा। ये गुस्सा है, बुजुर्ग चिल्लाए, वो तुम्हें यहां से निकलने नहीं देगी। बुजुर्ग ने ढाबे के मंदिर से थोड़ी सी राख ली और मेरे हाथ में दी। बेटा, तुम्हें वापस जाना होगा, उसी जगह जहां तुमने सूटकेस छुआ था। जब तक तुम उसकी चीज को सही जगह नहीं पहुंचाते, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और याद रखना, रास्ते में वो तुम्हारे दिमाग से खेलेगा। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कैबिन का तापमान माइनस में महसूस हो रहा था। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा। मिरर में मैंने देखा वो औरत पिछली सीट पर बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी धुंधला था, लेकिन उसकी सांसें मेरे कान के पास सुनाई दे रही थी। एक ठंडी सरसराती हुई आवाज। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। ट्रक वाला रास्ता अब वापस तय करना था। जैसे ही मैं हाईवे के उस सुनसान स्ट्रेच पर पहुंचा जहां वो सूटकेस था, मेरी गाड़ी की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। 120, 140, 160। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। पिछली सीट से एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। वो मेरा है। अचानक मेरे सामने वही सफेद लाइट चमकी जो पहले दिखी थी, वही बाबा का ट्रक। लेकिन इस बार ट्रक रास्ते में नहीं था, बल्कि रास्ते के बीचों बीच खड़ा था।
अगर मैं नहीं रुकता तो मेरी मौत पक्की थी। मैंने पूरी ताकत से हैंड ब्रेक खींचा। गाड़ी 3 बार घूमी, स्किड हुई और ठीक उस सूटकेस के पास रुक गई। मैं गाड़ी से बाहर गिरा। सूटकेस वहीं था। मैंने उसे उठाया, लेकिन इस बार वो बिल्कुल हल्का था। जैसे ही मैंने उसे खोला, उसके अंदर सिर्फ एक पुरानी फोटो और एक छोटी बच्ची का खिलौना था। तभी मेरे पीछे एक भारी आवाज आई, उसे रास्ते से हटा दो बेटा, उसे सुकून चाहिए। मैंने मुड़कर देखा, ट्रक ड्राइवर वहां खड़ा था। उसने मुस्कुराकर इशारा किया। मैंने वो सूटकेस सड़क से दूर एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया और उस पर मिट्टी डाल दी। जैसे ही मैंने आखिरी मुट्ठी मिट्टी डाली, पूरे हाईवे पर एक अजीब सी शांति छा गई। वो ठंडक गायब हो गई। मैंने मुड़कर देखा, ट्रक और ड्राइवर दोनों धुएं की तरह गायब हो चुके थे। मैंने चैन की सांस ली और गाड़ी की तरफ मुड़ा, लेकिन मेरी रूह तब फना हो गई जब मैंने ड्राइवर साइड के विंडो पर देखा। वहां एक खून से भरा हाथ का निशान था और उसके नीचे लिखा था, शुक्रिया, लेकिन वो अभी भी तुम्हारे साथ है। मैं हैरान था। अगर सूटकेस फेंक दिया तो अब कौन मेरे साथ था? मैंने डैश कैम की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर मेरी पिछली सीट खाली थी, लेकिन मेरी बगल वाली सीट पर अब एक छोटी बच्ची बैठी थी, वही जिसका खिलौना उस सूटकेस में था। पैसेंजर सीट पर बैठी उस नन्ही बच्ची को देखकर मेरे शरीर में जैसे खून जम गया था। उसने वही पुराना खिलौना पकड़ा हुआ था जो मैंने अभी मिट्टी में दबाया था। उस बच्ची की आंखें बिल्कुल सफेद थीं, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि सामने हाईवे की तरफ इशारा कर रही थी। मैं समझ गया था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। अब हाईवे पर कोई धुंध नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। बच्ची ने अपना नन्हा हाथ उठाया और आगे एक पुराने टूटे फूटे ब्रिज की तरफ इशारा किया, जो मेन रोड से थोड़ा हटकर था। जैसे ही मैं उस पुराने ब्रिज के पास पहुंचा, मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी एक पुरानी कबाड़ हो चुकी कार पर पड़ी, जो पलटकर झाड़ियों में फंसी हुई थी। वो कार इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उस पर झाड़ियां और बेल यानी वाइन्स उगाई थी। वहां, बच्ची की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मैं गाड़ी से उतरा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके उस पुरानी कार के पास जाकर देखा। कार के अंदर 2 ढांचे थे, एक औरत का और एक छोटी बच्ची का। ये वही औरत थी जो पिछली सीट पर बैठी थी और ये वही बच्ची थी जो अभी मेरी सीट के बगल में थी। तभी मुझे समझ आया, 3 साल पहले उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने उन्हें हाईवे से नीचे धक्का दे दिया था। और वो सूटकेस, उसमें शायद वो सबूत था जो उनके कातिल तक पहुंचा सकता था। मैंने ध्यान से कार के डैश बॉक्स को देखा। वहां एक आईडी कार्ड पड़ा था। जब मैंने रोशनी डाली तो मेरे होश उड़ गए। वो आईडी कार्ड ढाबे पर मिले उस बुजुर्ग का था जिसने मुझे विभूति दी थी और वापस यहां भेजा था। वो बुजुर्ग कोई मददगार नहीं था। उसने मुझे वापस इसलिए भेजा था ताकि मैं सूटकेस यानी सबूत को हमेशा के लिए मिट्टी में दबा दूं। उसने बाबा के ट्रक की झूठी कहानी सुनाई थी ताकि मैं डर कर उसके कहे अनुसार काम करूं। तभी पीछे से वही भारी हॉर्न की आवाज आई। वही टाटा 1110 ट्रक दोबारा वहां खड़ा था। ट्रक ड्राइवर इस बार नीचे उतरा, मगर इस बार उसका चेहरा साफ था। वो एक वर्दी में था, एक पुराना हाईवे पुलिस ऑफिसर। बेटा, तुमने सबूत मिट्टी में दबा दिया, लेकिन उनकी रूहों को इंसाफ चाहिए, उसने कहा। मगर वो बुजुर्ग? मैंने पूछा। वो कोई बुजुर्ग नहीं, एक भगोड़ा मुजरिम है जो पिछले 3 साल से इस हाईवे पर ढाबे का भेष बदल कर रह रहा है ताकि किसी को उसकी पुरानी कार न मिले। उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। ट्रक ड्राइवर ने बच्ची की तरफ देखा और उसे अपने पास बुलाया। बच्ची धीरे से गाड़ी से उतरी और उस ऑफिसर का हाथ पकड़ लिया। ऑफिसर ने मुझसे कहा, अब तुम जाओ, पुलिस को फोन करो, हम तब तक यहीं रुकेंगे। मैंने तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल किया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। मैंने सारी दास्तान सुनाई। जब पुलिस ने उस ढाबे पर छापा मारा तो पता चला कि वहां कोई ढाबा था ही नहीं। वहां सिर्फ एक खंडहर इमारत थी जहां वो मुजरिम छिपा हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब मैं सुबह ग्वालियर पहुंचा तो सूरज की पहली किरण के साथ मैंने अपनी गाड़ी के पैसेंजर सीट पर देखा। वहां बच्ची तो नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा शुक्रिया का नोट, खून से नहीं बल्कि एक बच्ची की मासूम हैंडराइटिंग में धूल पर लिखा था। मैंने उस दिन के बाद कभी रात में हाईवे पर सफर नहीं किया। लोग पूछते हैं कि क्या वो सब सच था। मैं बस मुस्कुरा कर रह जाता हूँ, क्योंकि हर हाईवे पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, कुछ अधूरे किस्से और कुछ भटकी हुई रूहें भी सफर करती हैं। बस कोई देखने वाला चाहिए।
तो आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं ऐसे कहानियां लाता रहूं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।